हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे इसको। राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं और यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी डिमांड आई थी कि मैम प्लीज़ आप राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करा दीजिए, तो बस उन्हीं की डिमांड पर आज के सारे प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न कराऊं या फिर कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को भी कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं इस बुक का PDF या फिर सारे वीडियो आपको एक साथ चाहिए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक दे दूँगी आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजनीति सिद्धांत एवं विचार से। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का, राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया है? तो उनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली ने राजनीति का धर्म एवं नैतिकता से पृथक्करण किया है। मैकियावेली ने ना तो ईसाई धर्म की मान्यताओं को और ना ही देवीय कानून के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मैकियावेली ने इस बात से इनकार किया है कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की जाती है? तो इनका नाम है रूसो का जनरल विल। रूसो की सामान्य इच्छा समाज के विभिन्न व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग है। सभी नागरिकों की यह इच्छा, उनका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा कहलाती है। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? यह हेरोल्ड लॉसवेल के द्वारा कहा गया था। हेरोल्ड लॉसवेल ने कहा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लॉसवेल मॉस्का सुम्पीटर सी राइट मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक थे। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत के जनक कौन है? तो इनका नाम है अरविंदो घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक अरविंद घोष हैं। वे इस पद्धति के द्वारा भारत के स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं। अरविंद घोष की अन्य कृतियां हैं द लाइफ डिवाइन 1914, ऐसे ऑन गीता 1916 में लिखा गया था, और आइडल ह्यूमन यूनिटी 1918 में इसको लिखा गया था। कौन कौन सी है? द लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता और आइडल ह्यूमन यूनिटी। नीचे दिए गए हैं वक्तव्य और उनको पढ़ के बताना है। ओके, पहला कथन कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला सही है। दूसरा, वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है, तो ये भी सही है। दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया और उनकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। नीचे दिए गए हैं कूट सिद्धांत। संकल्पनाएं इनके अस्तित्व में आने का सही कालक्रम बताना है। पहले सप्तांग सिद्धांत आया, उसके बाद संरक्षण का सिद्धांत आया, फिर अहिंसात्मक विरोध आया, फिर आया है सत्याग्रह। 1 2 3 4 सही क्रम हो जाएगा। संकल्पनाओं का सही क्रम है सप्तांग सिद्धांत, जो कि कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। संरक्षण का सिद्धांत तो बाजारवाद और नव उदारवाद से संबंधित है। अहिंसात्मक विरोध गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, और सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दी गई हैं किताबें, उनके प्रकाशन का कालक्रम के अनुसार उनको जमाना है। सबसे पहले आती है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, अरविंद घोष की है पहले। फिर उसके बाद आती है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरे नंबर पर क्या है? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये है लॉस्की की। और फिर उसके बाद आती है पुस्तक
नियो ह्यूमनिज्म, तीसरे नंबर पर नियो ह्यूमनिज्म, ये एम रॉय के द्वारा लिखी गई है। और जो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप है, आ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये फोर्थ नंबर पर आई है और इसको लिखा गया है कायमलिका के द्वारा। चलिए हम इनको देखते हैं। तो पहले कौन सी है, आइडल ऑन ह्यूमन यूनिटी 1918 में अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद आती है द ग्रामर ऑन पॉलिटिक्स या ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में लिखी गई थी लॉस्की के द्वारा। फिर आती है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, आ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, 1918 में आई थी और इसको विल्म कायमलिका के द्वारा लिखा गया था। और नियो ह्यूमनिज्म ये 1947 में आई थी और एम रॉय के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से हमें पुस्तकें बतानी हैं और उनके संबंधित व्यक्ति बताने हैं। पावर, यह किन से संबंधित है, यह मैकियावेली से संबंधित है। तो भैया आपको यदि कोई वैली में जाना है तो पावर होना चाहिए। इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस का संबंध है ग्रीन से। मूल्यों का बाध्यकारी विवरण ये दिया गया है ईस्टर के द्वारा। और प्रिजन डायरी, इसको लिखा गया है ग्रामशी के द्वारा। पावर मैकियावेली की है। द इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। मूल्यों का बाध्यकारी विवरण ईस्टर के द्वारा लिखी गई है। और प्रिजन डायरी को लिखा गया है ग्रामशी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला आता है अगस्टाइन, इनका संबंध है टू शावर्ट से। माओ का सिद्धांत है लेट 100 फ्लावर ब्लूम। एम रॉय का संबंध है कॉलोनियल थीसिस। और अरविंद घोष का संबंध है इन्वोल्यूशन। अगस्टाइन, टू शावर्ट, माओ, लेट 100 फ्लावर ब्लूम, एम रॉय कॉलोनियल थीसिस और अरविंद घोष का लिखा गया है इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। राजनीतिक विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया है। इनका नाम है ऑथर वेटले के द्वारा। ऑथर वेटले ने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रतिक्रियाओं की व्यवस्थापिकाओं को समझने के लिए, वास्तविकता को समझने के लिए और वर्तमान उपागमों के प्रतिपादन में सहायता नहीं करते। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप दिया गया है। तो यूएसए में दिया गया है। यूएसए में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप। यूएसए की संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। राज्यों के अपने पृथक पृथक संविधान हैं। लुशियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के कौन से संकट होते हैं। तो इसमें दिए गए हैं आकस्मिकता का संकट, वैधता का संकट और वितरण का संकट। राजनीतिक विकास की संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुशियन पाई का नाम अग्रणीय है। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के निम्न संकट होते हैं: आकस्मिकता का संकट, वैधता का संकट और वितरण का संकट। पाई ने 1963 में इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आते हैं कथन और तर्क बताइए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, स्थानीय लोक विषमता और कमज़ोर हो गया था। तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। स्थानीय विषमत और कमज़ोर हो गया है। आधुनिक राज्य का सामुदायवादी दृष्टिकोण सेंट्रल वेल्जर एवं टेलर के चिंतन से जुड़ा हुआ है और जॉन रॉल्स और डवार्किन जैसे विद्वानों की प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है। ये कौन थे? सब उदारवादी विद्वान थे। कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रकार एवं रचनाओं की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। तो पहला सही हो जाएगा।
पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रकार किसी प्रणाली के कार्यों की अभिरचना के वस्तुनिष्ठ परिणामों के तौर पर परिभाषित किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। रचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है कि कौन सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन से कार्यों का संपादन करती है। यह उपागम दो प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित है, संरचना और प्रकार। प्रकार प्रेक्षित परिणाम होते हैं जो किसी व्याख्या के अनुकूल या पुनः समायोजन की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट दिए गए हैं, अभिजात सिद्धांत मध्य एवं पश्चिम यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। अभिजात शब्द का प्रयोग 1823 में किया गया था, लेकिन इस शब्द का ब्रिटेन अमेरिका में प्रयोग 1930 के बाद हुआ। लोकतंत्र में भी राज व्यवस्था पर व्यवस्थित रूप से नियंत्रण एवं अल्पसंख्यक उच्च वर्ग का ही होता है, यही अभिजन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत में निम्नलिखित 4 संख्यात्मक कारकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही होगा, पहले आता है लोड, फिर आता है लैग, फिर गेन और फिर आता है लीड 4th नंबर पर। कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत में 4 परिणात्मक तत्व होते हैं और 4 इस प्रकार हैं। पहला आएगा लोड अर्थात भार, फिर आता है लैग पश्चात, फिर गेन अभिलाभ और फिर आता है अग्रता अर्थात लीड। केनेथ अगस्की के अनुसार एक विकासशील समाज को नीचे दिए गए विकास के चरणों से गुजरना पड़ता है, तो कौन कौन से चरण होंगे। तो इसमें पहला होगा राजनीति का एकीकरण होगा, फिर औद्योगिकीकरण होता है, फिर राष्ट्रीय जन कल्याण होता है 4थे नंबर पर, फिर होता है प्राचुर्य या अबंडेंस। केनेथ अगस्की ने राजनीति विकास के 4 स्तंभ माने हैं। पहला आता है आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरी औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा आता है समृद्धि की राजनीति। नीचे दिए गए हैं युग्म, इसमें से कौन सा सही युग्म है वो बताइए। तो डेविड ईस्टन के द्वारा लिखा गया है द पॉलिटिकल सिस्टम, डेविड ईस्टन के द्वारा लिखा गया है। डेविड ईस्टन द पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित हैं। तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टर का नाम अग्रणीय है। सन 1953 में प्रकाशित एक पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उनके राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण की विचार प्रस्तुत किए गए थे। नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजनीतिक संप्रेषण का संबंध है कार्ल ड्यूस से, निर्भरता का संबंध है A.G. फ्रैंक से, जनता का मस्तिष्क यह रॉबर्ट मिशेल से पूछो क्या है। 3 सिद्धांतों पर राजनीतिक विकास के चिन्ह ये लगाए हैं लुशियन पाइल ने। राजनीतिक संप्रेषण यह कार्ल ड्यूस के द्वारा दिया गया है, निर्भरता A.G. फ्रैंक के द्वारा दी गई है, जनता का मस्तिष्क रॉबर्ट मिशेल ने दिया है और 3 स्तंभों पर राजनीतिक विकास के चिन्ह लुशियन पाई के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट आती हैं भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख भारत के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह लोगों के कल्याण के लिए योजना बनाते समय इस सिद्धांत की बातों पर ध्यान दे और इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है। तो इन्होंने 91वां संविधान संशोधन में ये बात कही है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अंतर्गत एक उपबंध किया गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कथन कहता है कि 1977 के बाद भारत में
साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा है तो पहला सही हो जाएगा। एक दलीय प्रधानता की प्रणाली का असफल होना तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा है। कांग्रेस को विभिन्न क्षेत्रीय दल से चुनौतियां मिलने लगीं और कांग्रेस की दलीय प्रधानता का खंडन हुआ। क्षेत्रीय दलों ने साझा सरकार का निर्माण किया, अतः कथन कारण दोनों ही सत्य हो जाएंगे। देखो दोनों ही सत्य हैं, है ना, कि एक दलीय प्रधानता की प्रणाली असफल रही थी, इसलिए क्या साझा सरकारें बनना प्रारंभ हो गईं। अभिकथन कहता है कि 1970 के दशक में सभी प्रकार के समाज का चरित्र एक सा था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भाषा धर्म जाति का चुनाव के लाभ के लिए उपयोग हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। आज भाषा धर्म जाति के चुनाव में लाभ के लिए उपयोग हो रहा है। भारतीय समाज विभिन्न तरह की विविधताओं से भरा हुआ समाज है। यहाँ जाति वर्ग इत्यादि के आधार पर विविधता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल इस विविधता का फ़ायदा उठाकर वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करने वालों को कालक्रम में बताइए। तो किसने किया है? सबसे पहले आए थे हुकुम सिंह, फिर उसके बाद आए थे संजीव रेड्डी, नेक्स्ट आए हैं P.A. सिंगमा और चौथे आए थे सोमनाथ चटर्जी। लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम होगा हुकुम सिंह जो कि 1962 थे, फिर संजीव रेड्डी ये 1967 से 1969 तक रहे हैं, P.A. संगमा ये 1996 से 1998 तक रहे हैं और सोमनाथ चटर्जी ये 2004 से 2009 तक रहे हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस कालक्रम में रखा गया है? तो भारत के संविधान है, इनको रखा गया है। पहले आते हैं राज्यों का नाम परिवर्तन दिया गया है, तीसरे अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक लेते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और फिर IAS IPS के बारे में उल्लेख किया गया है और 312 में इसका उल्लेख किया गया है। और जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना है ये 356 बोलता है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। भारत के संविधान में इस प्रकार से सारे रखे गए हैं अनुच्छेद। राज्य का नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 में रखा गया है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। IAS और IPS के बारे में उल्लेख 312 करता है अनुच्छेद, और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का लगना यह अनुच्छेद 356 में बात की गई है। नेक्स्ट आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल का संबंध है हरियाणा से, ये उस समय का क्वेश्चन होगा, है ना। TMC का संबंध है पश्चिम बंगाल से। JDU यह बिहार से संबंधित है और TRS इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। भारतीय राष्ट्रीय दल हरियाणा, TMC पश्चिम बंगाल, JDU बिहार और TRS आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट दिए गए हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1991 में। बाबरी मस्जिद को गिराया गया था 1992 में। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। और जो नेहरू जी हैं इन्होंने चीन से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1954 में। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। लोक प्रशासन उन क्रियाओं ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना है। यह परिभाषा दी गई थी, ये LD वाइट के द्वारा दी गई थी। लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा LD वाइट के द्वारा दी गई थी। लोक प्रशासन का जनक अमेरिकी विद्वान वुडरो विल्सन को माना जाता है। इस विषय का जन्म 1887 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस संगठन में क्लासिकी सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा है? तो जो क्लासिकी सिद्धांत हैं उनको कहावतें कहा था हर्बर्ट साइमन के द्वारा। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों की कटु आलोचना की है। वे कहते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं होता कि किस विशेष स्थिति में कौन सा सिद्धांत महत्व देने योग्य है। साइमन ने प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रशासन की कहावतें मात्र कहा है।
सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह कहा था हरमन फाइनर के द्वारा। सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी और कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह कथन हरमन फाइनर ने कहा था। सिविल सेवा से आशय ऐसी नागरिक सेवाओं से है जिसका गठन करने के पीछे उद्देश्य देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। अभिकथन और कारण बताइए। अभिकथन कहता है कि पद सोपान प्रशासन में मानव संबंधों को कई प्रकार की हठधर्मिता की ओर ले जाता है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, अधिक्रम प्रशासनिक संगठन में सशक्ति को बनाए रखने का साधन है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। पद सोपान प्रक्रिया से आशय निम्नतर पर उच्चतर का शासन, इस संगठन में समन्वय बना रहता है। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन, जिसका मतलब है निम्नतर या उच्चतर का शासन अर्थात नियंत्रण। इस अर्थ में प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तात्कालिक निम्न अधिकारियों को आज्ञा देता है। नेक्स्ट आते हैं, लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, शासकीय ये जो सरकारी कार्यक्रम है उनका उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है। सरकारी क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना। लोक सेवाओं में कर्मचारियों को योग्यता और गुणों के आधार पर भर्ती किया जाता है। इस प्रकार संगठन की जाने वाली लोक सेवाओं की सफलता ने दूसरे देशों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। कालांतर में इन्होंने इसी पद्धति का अनुसरण किया है। निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे, तो हम निर्णय ले रहे हैं, तो सबसे पहले किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद समस्या का निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद विकल्पों की पहचान की जाएगी और फिर विकल्पों का निर्धारण किया जाएगा 4th नंबर पर। निर्णय लेने का सही चरण होगा उद्देश्य का निर्धारण होना, दूसरा समस्याओं की व्याख्या करना, फिर समस्याओं का विश्लेषण करना, फिर वैकल्पिक साधनों का विकास करना, फिर जो विकल्प हैं उनकी छंटनी करना और जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चयन करना। लोक प्रशासन के अध्ययन में निम्न उपागम में सही क्रम का विकास होगा कि क्लासिकी उपागम पहले होगा, फिर मानव संबंधों का उपागम होगा, व्यवहारवादी उपागम होगा 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर आएगा नीति का उपागम। लोक प्रशासन के उपागम का विकास निम्न क्रम में होगा। पहले क्लासिकी उपागम, दूसरा मानव सिद्धांतों का उपागम, फिर व्यवहारवादी उपागम और लास्ट में होगा नीति का उपागम। उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्न के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ अनुसंधान के लिए की गए आधार सामग्री आती हैं। किसी भी घटना या विषय के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को 2 से मिलाइए। कर्मचारियों को केवल उच्च अधिकारियों से अधिकार मिलने चाहिए, ये कहा गया है यूनिटी ऑफ कमांड के अंतर्गत। एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, ये दिया गया है नियंत्रण का दायरा। उच्च पदस्थ या अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध दायित्वों के विभिन्न स्तर पर हो, ये पद सोपान अधिक्रम कहता है। और एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ग प्रयासों के व्यवस्थित क्रम बताया गया है संयोजन के अंतर्गत। कर्मचारियों को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, यह यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, यह नियंत्रण का दायरा कहता है। उच्च पदस्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध दायित्व के विभिन्न स्तरों पर है, तो यह पद सोपान का अधिक्रम कहता है। और एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम, यह संयोजन कहता है। नीचे दिए गए हैं युग्म, उनको ठीक से युग्म कौन सा नहीं मिला है वो बताइए। क्लास की यह संरचना से संबंधित है। मानव संबंध अनौपचारिक संबंध बताते हैं। व्यवस्था पर्यावरण को बताता है। वैज्ञानिक संबंध संगठन के 14 सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आते, ठीक से नहीं मिलाया गया है। तो क्लासिकी यह संरचना स्ट्रक्चर को बताता है। मानव संबंध अनौपचारिक संबंधों को बताता है।
व्यवस्था पर्यावरण को बताता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों किससे संबंधित प्रश्न पहला दिया गया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है, ये करता है शांति एवं सहयोग पर। सार्क की व्यवस्था, जो सार्क की स्थापना है वह 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा, सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए किया गया था। 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। सार्क की स्थापना हुई और ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अफगानिस्तान के शामिल होने पर वर्तमान में सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये यूएन के द्वारा किया गया था। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। UNCTAD एंकटाड ने मूलतः निम्न को बढ़ावा या प्रोत्साहित दिया है, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है। कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि उत्तर शांति युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन नाम अभी भी प्रासंगिक है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या नहीं करता। उत्तर शांति युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि इससे अब असुरक्षा, उभयपास के तहत आतंकवाद, अतिवाद एवं अन्य आंतरिक सुरक्षा से निपटना ऐसी की गई भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती हैं कि विकासशील राष्ट्र विश्व व्यवस्था में प्रमुख स्थिति में होंगे, क्योंकि भारत और चीन उसी ओर अग्रसर है। नाम की स्थापना 1961 में नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बेलग्रेड में की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, भारत और चीन दोनों ने 21वीं शताब्दी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, चीन ने भारत की परमाणु नीति का विरोध किया था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग का संबंध का मार्ग अपनाया। 21वीं सदी में भारत एवं चीन के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। आज उनके बीच द्विपक्षीय व्यापार 70 अरब डॉलर के पास था, अभी तो ये अधिक हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार जमाइए। तो सबसे पहले आता है भारत द्वारा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, पहले हुआ। फिर पंचशील समझौता हुआ 1954 को दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर दलाई लामा भारत आए। और फिर चौथे में भारत चीन के जो दैत्य संबंधी हैं उनकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। भारत चीन संबंधों की घटना का सही क्रम होगा, भारत द्वारा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी गई 1949 में, पंचशील समझौता हुआ 1954 में, दलाई लामा भारत आए, उसके बाद भारत चीन के जो द्वैत संबंध हैं उनकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत चीन न केवल पड़ोसी राष्ट्र हैं बल्कि उनके प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे हैं, जिसका एक जो इतिहास का साक्षी है। दोनों साथ ही स्वतंत्र हुए थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था और उधर 1949 में चीन आज़ाद हुआ था। निम्नलिखित का सही कालक्रम में हमें पहचानना है। सबसे पहले आते हैं बेलग्रेड परिषद, उसके बाद NPT हुई दूसरे नंबर पर, तीसरे पर शाल्ट हुआ था 1972 में, और फिर होते हैं मिस्टिच 1992 में फोर्थ नंबर पर। सही कालक्रम होगा बेलग्रेड परिषद 1961, NPT 1968, साल्ट 1972 और मिस्ट्रिच यह 1992। नेक्स्ट आते हैं मार्गेंथाउ, यह राष्ट्रों के बीच राजनीति को बताते हैं। EH कार यह 20 वर्षों के संकट को बताते हैं। केनेथ वाल्टिस यह अंतर्राष्ट्रीय
राजनीति के सिद्धांत को वर्गीकृत करते हैं। और सेलिंग टी यह संघर्ष की युक्ति का वर्णन करते हैं। गेट यह एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड से संबंधित है। शार्क यह साउथ एशियन नेशन से संबंधित है। नाफ्टा यह नॉर्थ अमेरिकन स्टेट से संबंधित है। और जो ट्रिप्स है यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे गद्यांश पढ़ने हैं और उसके बाद उनके उत्तर देने हैं। ओके, चलिए पहले हम पढ़ेंगे क्या इसके क्वेश्चंस। तो व्यक्ति अपने हितों के प्रति अनभिज्ञ है क्योंकि समाज के व्यवहार की समस्या आसान हो गई है। स्टालिन को ऐसा क्यों संदर्भित किया गया है। मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक क्यों हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्ति निर्धारण में महत्वपूर्ण है। अब हम इस गद्यांश को कंप्लीट करेंगे। भारत की जो गद्यांश दिए गए हैं वो पढ़ेंगे, है ना। व्यक्ति की अभिरुचि व्यापक है। असल में जो अभिरुचियां हैं उनकी अपार संभावना है। इन्हें काफ़ी जटिल तरीके से पद के उत्तरोत्तर क्रम में रखा गया है। दरअसल यह इतना जटिल है कि व्यक्ति इसे नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। हमारी कला में, भोजन में, यात्रा में और विभिन्न विषय विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में आते हैं। इनकी तुलना और व्यतिरेक बहुत कम किया जाता है। फिर भी यदि कोई एक व्यक्ति की शक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्धारण करना चाहता है तो इसे इन सभी पक्षों पर विचार करना होगा। अतः शक्ति का विस्तृत विश्लेषण हमें इस क्षेत्र में दूर तक भीतर प्रवेश कराता है। लेकिन इसके विपरीत मतदान की स्थितियों में और समितियों के निर्णय में समस्याओं का समेट दिया जाता है, क्योंकि दो विषय, छोटे मुद्दे एवं प्रत्याशियों के बीच निर्णय करना होगा। सामान्य प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अपनी पसंद के अनुसार लागू किया जाता है, जो अपने परिस्थितियों में कितनी ही कठिन क्यों न हो, वह तुलनात्मक रूप से फिर भी सैद्धांतिक विकल्पों की तुलना में निश्चित रूप से काफ़ी आसान होगा। इस परिणामों की भारी कटौती का परिणाम इस तथ्य में किया गया है कि मतदान के निर्णय में मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प नहीं होगा, क्योंकि प्रत्याशी या दल एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए मुद्दे काफ़ी साफ नहीं होते। यह जैसा भी है, लेकिन हकीकत यह है कि निर्णय की प्रक्रिया में प्रभावी विकल्प प्रतिबंधित होता है। साधन के स्तर पर भी इसे सरलीकृत किया गया है, जिसका कारण प्रजातंत्र प्रणाली में मतदान के नियम हैं तथा इन्हें निर्णय लेने वाली समिति आरोपित करती है। समिति के निर्णयों का निर्धारण करना दिलचस्प क्यों नहीं है। इसका कारण है कि समिति पर स्टालिन के समान कोई व्यक्ति हावी हो जाता है। इस समिति के नियम को दरकिरार करके जो सदस्य हैं उनको धमका देता है यदि वे उसके विचारों का समर्थन नहीं करते। लेकिन एक नियमित जनतांत्रिक समिति यह है जहां कई नियमों के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें एजेंडा किस प्रकार रखा जाता है, उस पर कैसे चर्चा होती है और किस प्रकार मतदान होता है। मतदान के नियम, उदाहरणार्थ बहुमत का मतदान वास्तव में है। इसमें सर्वहारा वर्ग के विरोधी के लिए साफ नियम हो ताकि वह सदस्यों की स्वतंत्रता को बाधित न कर सके, बल्कि सारी प्रविधि सामान्य तंत्र को समानता प्रदान कर सके। इस प्रणाली के इन नियमों में अंतर विरोध होता है, इसलिए वह दिलचस्प बन जाता है। और इन नियमों का निर्णय लेने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका विश्लेषण हो जाता है। और विशेष रूप से इस प्रणाली में क्या अंतर विरोध पहले से ही विद्यमान है। इससे इस प्रणाली में एक या अधिक सदस्य प्रणाली के संदर्भ में अपने स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति कर सकते हैं। व्यक्ति अपने हितों के प्रति अनभिज्ञ है क्योंकि उसके कठिन विकल्प होते हैं। व्यक्ति अपने हितों के प्रति अनभिज्ञ है क्योंकि उसके कठिन विकल्प हैं। व्यक्ति की अभिरुचियां व्यापक हैं, दरअसल उसमें अभिरुचियों की अपार संभावना है। इन्हें काफ़ी जटिल तरीके से पद के उत्तरोत्तर क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं, मतदान के व्यवहार की समस्या आसान हो गई है क्योंकि मतदाता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करने के कारण।
मतदान के व्यवहार की समस्याएं आसान हो गई हैं क्योंकि मतदान द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करने के कारण मतदान के निर्णय से मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प नहीं होता, क्योंकि प्रत्याशी या दल एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए मुद्दे साफ नहीं होते हैं। स्टालिन को ऐसा क्यों संदर्भित किया गया है? क्योंकि नियमों की अवहेलना और विरोधियों को धमकाया जाने के कारण। स्टालिन को ऐसा इसलिए संदर्भित किया गया है, नियमों की अवहेलना, विरोधियों को धमकाया जाता है। समितियों के निर्णय का निर्धारण करना दिलचस्प क्यों नहीं है? इसका कारण है कि समितियों पर स्टालिन के समान कोई व्यक्ति हावी हो जाता है। वह समिति के नियमों को दरकिनार करके सदस्यों को धमका देता है। मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक क्यों हैं? तो क्योंकि वे मतदान के निर्णय लेने की आज़ादी को प्रतिबंधित करते हैं। मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक हैं क्योंकि वे मतदान की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करते हैं। मतदान के नियम वास्तव में वे हैं जिनमें सर्वहारा वर्ग के विरोधी के लिए नियम साफ हों ताकि वह सदस्यों की स्वतंत्रता को बाधित न कर सके। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्ति निर्धारण महत्वपूर्ण है? तो यह व्यक्ति विकल्प व्यवस्था मैकेनिज्म से प्रतिबंधित हैं। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्ति निर्धारण में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति विकल्प व्यवस्था से प्रतिबंधित है। यदि कोई एक व्यक्ति ही शक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्धारण करना चाहता है तो उसे इन सभी पर विचार करना होगा। नेक्स्ट दिया गया है 2007 का प्रश्न पत्र, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।